मेरा नाम अंकिता अधिकारी है। मैंने हरियाणा सिविल सेवा परीक्षा में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। आज मैं दिल्ली नॉलेज ट्रैक के माध्यम से आप सभी को के साथ अपनी स्ट्रैटेजी शेयर करने जा रही हूँ। मैं मूलतः चंपावत उत्तराखंड की निवासी हूँ, परंतु पिता की ट्रांसफरेबल सर्विस की वजह से फ़िलहाल बरेली में रह रही हूँ। मेरी स्कूली शिक्षा केंद्रीय विद्यालय से पूरी हुई है। उसके बाद मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्यूटर इंजीनियरिंग में जीबी पंत यूनिवर्सिटी से की। 2017 में ग्रेजुएशन के बाद 2018 में मैंने सिविल सेवा के लिए कोचिंग ली और 2019 में हरियाणा सिविल सेवा परीक्षा पास करके एसडीएम का पद प्राप्त किया। किसी के लिए भी सफलता प्राप्त करने मुझे लगता है बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जो भूमिका अदा करते हैं। हर कोई आपको मेहनत पहलू बताएगा, कोई कहेगा दृढ़ निश्चय होना ज़रूरी है, परंतु मुझे लगता है कि इन सब के अलावा एक नेक इरादा, एक इंटेंशन, एक राइट पॉजिटिव थिंकिंग भी बहुत ज़रूरी है। जब मैं कॉलेज में अपने अंतिम वर्ष में थी तो मैं एक एनजीओ का पार्ट थी। अस्तित्व नाम से वो एनजीओ था, जिसमें हम स्लम एरियाज़, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले बच्चों के पास जाके उनको अपने कॉलेज की क्लासेस ओवर होने के बाद पढ़ाते थे। उस समय उनको वहाँ पढ़ाने पे मुझे इस चीज़ का आभास हुआ कि कहीं ना कहीं अगर मैं सिविल सेवा में अगर मैं उस सेवा को पास करती हूँ और मेरे पास ऐसा एक दायित्व आता है जिसकी वजह से मुझे समाज के लिए कुछ करने को मिले, तो मेरे पास ना सिर्फ इरादा होगा बल्कि संसाधन भी होंगे कि मैं समाज के लिए एक बेहतर काम कर पाऊँ। तो मुझे लगता है कि इसी इरादे ने मुझे हमेशा से ही कहीं ना कहीं प्रोत्साहित किया, इंस्पिरेशन बना। तो मुझे लगता है कि आपका एक दृढ़ निश्चय होना ज़रूरी है, परंतु अगर एक अच्छा इरादा, एक नेक इरादा, एक सही सोच होगी तो आप और ज़्यादा अच्छा कर पाएंगे और चीज़ें अपने आप आसान होती जाएंगी। मेरी स्ट्रैटेजी बाकी लोगों से अलग हो सकती है और ये भी हो सकता है कि जो भी व्यूअर्स हैं उनकी स्ट्रैटेजी उनके लिए सूटेबल हो, पर अगर उन्हें मेरी स्ट्रैटेजी से कुछ अपने लिए लगे यूज़फुल तो वो ऐड अपॉन कर सकते हैं, अकॉर्डिंगली मॉडिफाई कर सकते हैं। पहले मैं अपना थोड़ा एक्सपीरियंस बता देती हूँ प्रिपरेशन का। जब मैं फाइनल ईयर में थी तभी मैंने ये मन बना लिया था कि मैं इस परीक्षा के लिए कोशिश ज़रूर करूँगी। तो इसीलिए मैंने फाइनल ईयर में ही अपने एनसीईआरटीज़ पढ़ना शुरू कर दिया था। न्यूज़पेपर रीडिंग तभी से मैंने शुरू कर दी थी और मृणाल के लेक्चर्स हैं जो कि यूट्यूब पे फ्रीली अवेलेबल हैं, वो भी मैंने देख लिए थे ताकि मुझे थोड़ा आइडिया हो जाए कि इस परीक्षा का लेवल क्या है। उसके बाद मैंने 2017 में ग्रेजुएशन होने के बाद 2018 में कोचिंग ज्वाइन की और आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस मैंने 2018 में ही शुरू कर दी थी। फोकस्ड पढ़ाई मैं कह सकती हूँ मेरी 2018 से ही शुरू हुई और 2019 में पूरा 1 साल का ये प्रोसेस होता है परीक्षा का, तो उस टाइम मैंने अपनी परीक्षा दी। इसका जो हरियाणा सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम है वो थोड़ा यूपीएससी से उसका पैटर्न अलग है। इसमें भी प्री, मेंस और इंटरव्यू 3 स्टेजेस होती हैं। प्री में पहले जीएस का एक पेपर होता है और दूसरा सीसैट का पेपर होता है। दोनों के जो पेपर हैं, दोनों पेपर में के मार्क्स ऐड होते हैं आपको मेंस क्वालिफाई कराने के लिए। यूपीएससी में सिर्फ जीएस के ही मार्क्स ऐड होते हैं और आपको सीसैट सिर्फ क्वालिफाई करना होता है, पर इसमें पुराने पैटर्न के हिसाब से अभी भी दोनों मार्क्स ऐड होके फिर आप मेंस क्वालिफाई करते हैं। परंतु प्री के जो मार्क्स हैं वो आपके फाइनल आपकी रैंक या फाइनल आपके सिलेक्शन में ऐड नहीं होते, सिर्फ क्वालिफाई करने के लिए, मेंस क्वालिफाई करने के लिए सिर्फ उन मार्क्स को ऐड किया जाता है। जो मेंस है उसमें 5 पेपर होते हैं। एक पेपर होता है जीएस का, एक इंग्लिश लैंग्वेज और ऐसे, तीसरा पेपर होता है हिंदी लैंग्वेज एंड ऐसे, और 2 ऑप्शनल होते हैं। इसमें 2 ऑप्शनल पेपर के 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के पेपर होते हैं और उसके बाद हमारा इंटरव्यू होता है। तो ये पूरा पैटर्न है इस हरियाणा सिविल सेवा परीक्षा का। अपनी स्ट्रैटेजी मैं इन्हीं स्टेजेस के अकॉर्डिंग बता देती हूँ। जो प्रीलिम्स था उसमें जीएस के लिए मैंने हर एक सब्जेक्ट के लिए अलग अलग रिसोर्सेज कंसल्ट किए। जैसे पहले हिस्ट्री है तो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए मैंने स्पेक्ट्रम की राजीव वहीर सर की बुक वही कंसल्ट की थी। उसके अलावा एनसीईआरटीज़ आपको पढ़नी होती हैं। अगर आप एंशियंट और मिडीवियल हिस्ट्री की बात करें तो उसके लिए मैंने क्लास नोट्स ही पढ़े थे, बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं कंसल्ट किए थे। ज्योग्राफी के लिए जो 11th-12th की एनसीईआरटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो मैंने उन्हें कई बार रिवाइज़ किया था।
उसके अलावा जीसी लियोंग की जो बुक है उसे भी मैंने एक बार पढ़ा था। जो चीज़ें एनसीईआरटीज़ में नहीं है वो उससे नोट कर ली थी। उसके अलावा जो एटलस का काम है वो एक बहुत ही ज़रूरी हो जाता है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एटलस मैं रोज़ कभी भी आप सुबह देख लीजिए या रात में देख लीजिए, 15 मिनट का टाइम देके आप कॉन्टिनेंट वाइज वर्ल्ड का मैप देख लीजिए और उसके जो इंडिया का मैप है वो स्टेट वाइज कर लीजिए। फिर इकोनॉमी मैंने एनसीईआरटीज़ ही कंसल्ट की थी 11-12 की, वही सफिशिएंट होती हैं। उसके अलावा आप करंट अफेयर्स से अपना इकोनॉमी अपडेट कर सकते हैं और इकोनॉमिक सर्वे आप देख सकते हैं। उसके अलावा पॉलिटी के लिए तो लक्ष्मीकांत ही वही बाइबल है, उसी को ही पढ़ना चाहिए। अगर आप एनसीईआरटीज़ पढ़ना चाहें तो 11-12 की एनसीईआरटीज़ भी पढ़ सकते हैं, पर लक्ष्मीकांत की बहुत बार रिवीजन की थी। करंट अफेयर्स के लिए मैं न्यूज़पेपर रेगुलरली रोज़ पढ़ती थी। उसके अलावा मैंने विजन आईएएस के जो मंथली कंपाइलेशंस आती हैं वो भी मैं साथ साथ प्रिपेयर करती रहती थी। बस इन्हीं सभी रिसोर्सेज को करके मुझे लगता है आप प्रीलिम्स की अच्छी तैयारी कर सकते हैं। बस मल्टीपल टाइम रिविजन्स कीजिए। अब मेंस पे आते हैं तो मेंस का जो पहला जीएस का पेपर होता है वो सेम ही है, वही सब सब्जेक्ट्स हैं जो कि प्री के लिए हैं, तो कोई अलग से आपको तैयारी नहीं करनी है, बस उन्हीं सबको पक्का करना है। और आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस आपको बहुत ज़्यादा करनी है। बहुत सारी ऐसे वेबसाइट्स हैं, बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशंस हैं। अगर आप इनसाइट्स की ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, आईएएस बाबा की ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें आपको क्विज़ भी मिल जाएंगी और आंसर्स कोई डेली कुछ आंसर राइटिंग भी मिल जाएगी, आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके अलावा जो सेकंड पेपर होता है इंग्लिश लैंग्वेज और एसे का, उसके लिए आप आरएस अग्रवाल की बुक ग्रामर के लिए कंसल्ट कर सकते हैं और एसे प्रैक्टिस किया था मैंने। हिंदी के लिए भी आप जो व्याकरण आती है वो थोड़ी मुश्किल होती है ज़रूर, इसीलिए उसके लिए अच्छा होगा कि आप किसी एक बुक से आपको नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि हिंदी का जो व्याकरण का जो लेवल है वो हरियाणा का काफ़ी ऊपर है। तो उसमें हम सभी जो भी कैंडिडेट्स थे उनको मुश्किल आई थी। तो इसके लिए आप ऐसा कर सकते हैं कि पुराने पेपर देखिए, उनमें जो भी उनका जिस पैटर्न से वो हिंदी का जो भी व्याकरण से रिलेटेड टॉपिक्स पूछ रहे हैं वो आप नेट पे ही सर्च कीजिए और वो सारी चीज़ें नेट के थ्रू बुक मार्क कर लीजिए और वही सब पीडीएफ डाउनलोड करके उससे जितना ज़्यादा पढ़ सकें उतना अच्छा होगा। और ऐसे की मैंने प्रैक्टिस की थी, तो ऐसे की प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए। ऑप्शनल मेरे 2 सब्जेक्ट्स थे, एक साइकोलॉजी और एक इंडियन हिस्ट्री। उसके लिए अलग वीडियो में मैं आपको उसकी स्ट्रैटेजी अलग से बताऊंगी। और इंटरव्यू के लिए मैंने कोई अलग से मॉक इंटरव्यू तो नहीं लिया, क्योंकि पब्लिक स्पीकिंग मेरा अपनी एक हॉबी है, तो मुझे ऐसे डर नहीं था इंटरव्यू को फेस करने का। बस मैंने अपनी हरियाणा की जो भी नॉलेज थी उसे अपडेट कर लिया था। जो भी हरियाणा नो योर स्टेट अरिहंत की बुक आती है उससे मैंने सारा हरियाणा का हिस्ट्री ज्योग्राफी उसी से कवर किया था, और हरियाणा का स्टेट बजट और हरियाणा का इकोनॉमिक सर्वे वो ज़रूर पढ़ लिया था। और करंट अफेयर्स तो आपको डेली मिल ही जाते हैं इंटरनेट से। तो यही मेरी पूरी डिटेल्ड स्ट्रैटेजी है इस एग्ज़ाम के लिए। प्री हमारा हुआ था मार्च में और ये जो हमारा मेंस है वो हमारा अगस्त में हुआ था। तो आप 5 महीने का कह सकते हैं कि हमें गैप मिला था। आंसर राइटिंग एक बहुत ही बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर इस एग्ज़ाम में किसी स्टेज की वेटेज है तो वो है मेंस, और मेंस पूरा सब्जेक्टिव है। आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा करनी चाहिए। अब आपको हर कोई बताएगा कि आंसर राइटिंग में पहले इंट्रो होगा, फिर बॉडी होगी, उसके बाद उसका कंक्लूजन होगा। पर मैं आपको जो चीज़ एक सजेस्ट करना चाहूँगी वो यही है कि अपना इंट्रोडक्शन, बॉडी पे तो आपका सारा कंटेंट आएगा ही, पर जो आपका इंट्रो और जो आपका कंक्लूजन है आप उसे भी ज़रूर थोड़ा कैची बनाने की कोशिश कीजिए। क्योंकि अगर एग्ज़ामिनर इतने सारे लोगों की कॉपीज़ अगर चेक कर रहा है तो वो आपके ही आंसर्स को क्यों रिवॉर्डिंगली अवॉर्ड करे, कुछ उसको इस चीज़ का भी रीज़न दीजिए। तो जैसे अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको क्वेश्चन आया है इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी से रिलेटेड, कुछ क्वेश्चन आया है, तो आप स्टार्टिंग भोपाल गैस ट्रेजेडी को मेंशन करते हुए कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन आ गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे तो आप ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं कि जैसे
कि with prominent scientists like Stephen Hawking expressing their concerns about the over-reliance on artificial intelligence, this revolutionary technology needs a contemplation. और उसके बाद फिर आप अपनी अगर बॉडी स्टार्ट करेंगे तो मुझे लगता है वो एक अच्छा इम्प्रेशन एग्ज़ामिनर आपका एक अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा और वो एग्ज़ामिनर आपकी आगे पूरा अच्छे से पढ़ने के लिए वो भी फोर्स हो जाएगा और वो ज़रूर आपको रिवॉर्डिंगली अवॉर्ड करेगा। और बॉडी के लिए कई बार ऐसे क्वेश्चन मतलब ये डाउट कई लोगों को रहता है कि जो हमारी बॉडी है उसमें पॉइंट्स में आंसर दें या फिर पूरा पैराग्राफ की तरह आंसर दें। तो मैं कहूँगी कि दोनों ही चीज़ें अलग अलग जगह पे एप्लीकेबल होती हैं। जैसे अगर आपसे पूछा जा रहा है कि रीजंस व्हाट आर द कॉजेज़, या क्वेश्चन डिमांड कर रहा है कि क्या इसके कुछ क्रिटिसिज्म आपसे डिमांड कर रहे हैं, या क्वेश्चन आपसे कुछ एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस के थ्रू पूछ रहे हैं, तो आप अगर पॉइंट्स में बताएंगे तो एग्ज़ामिनर के लिए चेक करना भी इजी होगा और वो एकदम से ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिबल हो जाता है। बट अगर क्वेश्चन ज्योग्राफी का है कि फिनोमिना आपको पूरा एक्सप्लेन करना है, तो तब बेटर है कि आप पैटर्न मतलब बिल्कुल पैराग्राफ की तरह भी उसकी बॉडी लिख सकते हैं। कंक्लूजन के लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि आप ये मेक श्योर कीजिए कि आपका कंक्लूजन हमेशा एक पॉजिटिव नोट पे ही एंड हो। अगर क्वेश्चन क्रिटिसिज्म का भी है, कुछ नेगेटिव भी इशू है जो कि आपको एड्रेस करना है, फिर भी आपका कंक्लूजन हमेशा एक पॉजिटिव नोट पे एंड होना चाहिए, जिसमें आप कहें कि येस there are certain problems but still there is potential and if necessary interventions are being carried out the problem can be resolved। इस तरीके से अगर आप एंड करेंगे तो वो आपका एक पॉजिटिव आउटलुक प्रेजेंट करता है एग्जामिनर के आगे और आपको मार्क्स ज़्यादा अच्छे मिल पाते हैं। तो बस यही मैं बताना चाहूँगी आंसर राइटिंग के लिए। पर हाँ, ज़रूर आप आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा आपकी रैंक भी डिसाइड करेगा और आपका सिलेक्शन भी। हैंड राइटिंग ऐसी होनी चाहिए कि वो लेजिबल हो, मतलब इलेजिबल नहीं होनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए एग्ज़ामिनर को, वो ज़रूरी है। ये ज़रूरी नहीं है कि बहुत ही मोती वाले अक्षर हों, क्योंकि वैसे भी टाइम कम होता है इस एग्ज़ाम में और बहुत ही ज़्यादा मतलब टाइम मैनेजमेंट अपने आप में एक इशू है। तो आप बहुत अच्छी हैंड राइटिंग तो नहीं बना सकते, लेकिन हाँ, इस बात का ध्यान रखें कि आप की कॉपी चेक करते हुए एग्जामिनर को स्ट्रेन ना हो कि उसे कुछ समझ ना आ पाए। अगर आप किसी क्वेश्चन को लेके कॉन्फिडेंट हैं कि मैं ये क्वेश्चन मुझे अच्छे से पता है, तो ज़रूर पहले उन क्वेश्चंस को कीजिए और उन पे अपना ज़्यादा टाइम दीजिए, ना कि किसी एक क्वेश्चन में फंस जाने का, क्योंकि टाइम वैसे ही मैनेज करना बहुत मुश्किल है। इस एग्ज़ाम में कई बार पेपर ख़त्म ही नहीं हो पाते हैं, कंप्लीट ही नहीं कर पाते हैं कई सारे कैंडिडेट्स और रेस से बाहर हो जाते हैं। तो इसीलिए पहले जो आपको आता है उसे अटेम्प्ट कीजिए और उसके बाद उन क्वेश्चंस को अप्रोच कीजिए जिनमें आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस कम है। साइकोलॉजी मनोविज्ञान जो कि एक ऑप्शनल है हमारा सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन में, उसको लेके बहुत ही कम कोचिंग अवेलेबल है, गाइडेंस उसके लिए कम ही अवेलेबल है। तो मैं अपनी स्ट्रैटेजी आपके साथ शेयर कर देती हूँ। मैंने कोई कोचिंग नहीं ली, वैसे खुद से ही प्रिपरेशन किया था। तो मैं पहले बुक लिस्ट बता देती हूँ इसकी। इसमें आपको रॉबर्ट बैरन की जो बुक है वो पढ़नी ज़रूरी है। उसके अलावा आप जो NCERTs हैं 11th-12th की वो भी पढ़ें, और जो एप्लीकेशन पार्ट है वो आप स्मारक स्वैन की बुक आती है उस बुक से पढ़िए। पर सबसे पहले अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करने से भी पहले जो आपकी नोटबुक है उसके आगे पहले अपना सिलेबस जो है वो प्रिंट आउट करके ज़रूर पेस्ट कर लीजिए, क्योंकि जो सिलेबस है उसी के थ्रू अगर आप अपनी प्रिपरेशन करेंगे तो आप ये जान पाएंगे कि आप कहाँ तक पहुँच गए हैं और कितना आपको कवर करना है। तो एक चीज़ जो मैं शायद यहाँ पे अलग बोलना चाहूँगी, बाकी जो भी कैंडिडेट्स हैं जो भी सिलेक्ट हुए हैं जो बताते हैं, बाकी सारे सब्जेक्ट के लिए ज़रूरी है कि आप NCERTs पहले पढ़ें और उसके बाद रॉबर्ट बैरन पढ़ें या जो भी रेफरेंस बुक होती है वो पढ़ें। लेकिन मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगी कि जो भी साइकोलॉजी की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो पहले रॉबर्ट बैरन पढ़ें, क्योंकि जो रॉबर्ट बैरन की बुक है वो बहुत ही इंटरैक्टिव है। अगर आप वो बुक पढ़ेंगे तो आपको इंटरेस्ट, जो लोग पहली बार साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं उनका इंटरेस्ट डेवलप होगा। अगर आप सीधा NCERT पढ़ेंगे तो हो सकता है कि कईयों का इंटरेस्ट वहीं टूट जाए। तो पहले आप रॉबर्ट बैरन की बुक पढ़िए, उससे एक बार पढ़ लेंगे, इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा। इंटरैक्टिव सी बुक है, इजीली सब कुछ समझ भी आ जाएगा
और उसके बाद आप NCERT से वो टॉपिक्स कवर कर सकते हैं जो कि रॉबर्ट बैरन में कहीं ना कहीं मिसिंग है। उसके अलावा एक जो साइकोलॉजी है उसमें बहुत सारी थ्योरीज़ हैं, कई सारे उसमें एक्सपेरिमेंट्स हैं, कई सारी केस स्टडीज़ हैं, जिसमें कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं, नेम्स में कंफ्यूज हो जाते हैं या किस कॉन्टेक्स्ट में था इसको लेके हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उसके लिए मेरा एक सजेशन है कि जब भी आप कोई भी टॉपिक कर रहे हैं, उस टॉपिक के फिनिश होने के बाद आप उस टॉपिक के आगे एक स्टिकी नोट ही आगे चिपका लीजिए, जिसमें आप बुलेट पॉइंट्स में नोट कर लीजिए कि इसके अंदर ये थ्योरी है या इस वाले चैप्टर के अंदर ये वाली केस स्टडी है या ये वाली एक्सपेरिमेंट है, ताकि जब आप कोई रिवीजन करें तो आप सिर्फ वो स्टिकी नोट देखें और आपको कंटेक्स्ट समझ में आ जाए कि इस वाली थ्योरी का ये कंटेक्स्ट था, और आपको ऑटोमेटिकली सब कुछ एकदम से रिकॉल हो जाएगा। उसके अलावा स्मारक स्वैन की जो एप्लीकेशन की बुक है, अप्लाइड साइकोलॉजी की बुक है, वो अपने आप में सफिशिएंट है, क्योंकि जो स्मारक स्वैन सर हैं उन्होंने पूरा एप्लीकेशन पार्ट का सिलेबस ध्यान रख के ही वो बुक बनाई है। तो आप बस उसमें जिस तरीके से उन्होंने डायग्राम्स उसमें बनाए हैं उस अप्रोच को देखिए और उसके अकॉर्डिंग अपनी आंसर राइटिंग कीजिए। जो इनसाइट्स की ऐप है उसमें भी आपको मिल जाएंगे साइकोलॉजी के क्वेश्चंस डेली राइटिंग के लिए, आप उसके थ्रू अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। साइकोलॉजी एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, क्योंकि इसमें आपको मोटिवेशन से रिलेटेड टॉपिक पढ़ना होता है, आप डिसीजन मेकिंग पढ़ते हैं, आप इसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग पढ़ते हैं, इमोशंस, लर्निंग, ऐसे टॉपिक्स पढ़ते हैं जो कि सिर्फ आपको प्रिपरेशन में ही हेल्प नहीं करेंगे, आप जब एडमिनिस्ट्रेशन में चले जाएंगे तब भी आपकी मदद करेंगे। तो इसीलिए साइकोलॉजी में अगर आपका इंटरेस्ट है और अगर आपको लगता है कि आपको ये सब्जेक्ट एज एन ऑप्शनल लेना चाहिए, तो ज़रूर आप इसकी प्रिपरेशन कीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, एंड आई होप यू विल गेट थ्रू। साइकोलॉजी की प्रिपरेशन से सिर्फ आप अपने आप को ही नहीं समझ पाते, आप दूसरों का साइकोलॉजी भी समझ पाते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि इंटरपर्सनल रिलेशंस या जैसे आपको सोशल सिचुएशंस में डील करना है, आप बेहतर तरीके से उस चीज़ों को समझ पाते हैं। आप ये समझ पाते हैं कि अगर दूसरा इंसान ये सोच रहा है तो क्यों ऐसा सोच रहा है। तो जब वो एक्सेप्टेंस आ जाती है तो मुझे लगता है आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी आसान हो जाती है, और कहीं ना कहीं साइकोलॉजी का उसमें बहुत बड़ा रोल है। सर, इंटरव्यू के लिए मुझे पता था कि हरियाणा, क्योंकि मैं हरियाणा सिविल सेवा का इंटरव्यू देने जाने वाली थी, तो मुझे जो भी पहले की मेरी नॉलेज थी वो तो मैंने सब रिवाइज़ किया ही था, पर उसके अलावा मैंने हरियाणा का बजट और हरियाणा का इकोनॉमिक सर्वे उसकी अच्छे से एक बार उससे सब अच्छे से पढ़ लिया था। उसके अलावा जो नो योर स्टेट आती है अरिहंत की, वो उसमें हरियाणा का ज्योग्राफी, हिस्ट्री सब होता है, तो वो सब भी पढ़ा था मैंने। बाकी मॉक इंटरव्यू मैंने नहीं दिया था कोई, पर हाँ मैं करूँगी सजेस्ट कि बाकी लोग अगर उन्हें कॉन्फिडेंस नहीं है, उन्हें लगता है कि उन्हें थोड़ा इंटरव्यू का फ्राइट रहता है, तो वो ज़रूर एक बार तो इंटरव्यू दें, मॉक इंटरव्यू ज़रूर अटेम्प्ट करें। पर मैं थोड़ा कॉन्फिडेंट थी अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को लेकर, इसीलिए मैंने कोई मॉक इंटरव्यू नहीं दिया, सिर्फ अपनी नॉलेज अपडेट करती रही। पर हाँ, यहाँ मैं एक सजेशन ज़रूर देना चाहूँगी कि आप जब इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको नहीं भी आता है क्वेश्चन तो आप बस पोलाइटली बोल दीजिए कि सर आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट या आई एम नॉट एबल टू रिकलेक्ट। आप इधर उधर की बातें करके या बीटिंग अराउंड द बुश करके उससे कोई फ़ायदा नहीं है। ये जो इंटरव्यू स्टेज है वो आपका नॉलेज चेक नहीं करती, नॉलेज तो आपका प्री और मेंस में चेक हो चुका है। जो चीज़ आपकी यहाँ पे जज होने वाली है वो है आपकी पर्सनैलिटी। तो आप कॉन्फिडेंट रहिए, एक सही पर्सनैलिटी पोर्ट्रे करने की कोशिश कीजिए, बस यही इम्पॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन था जिसमें मुझसे ये पूछा गया था कि अगर आपके सबॉर्डिनेट्स हैं, जैसे कोई भी सबॉर्डिनेट है, आपको सिलेक्ट करना है, एक है जो कि बहुत ज़्यादा सिंसियर है और एक है जो कि पंक्चुअल है, तो आप सिंसेरिटी या पंक्चुअलिटी में से किसे चूज़ करेंगे। मतलब मुझसे जो इंटरव्यूअर थे वो यही जानना चाहते थे कि मैं सिंसेरिटी मेरे लिए पहले आती है या पंक्चुअलिटी। तो मैंने उस टाइम पे यही कहा था कि सिंसेरिटी और पंक्चुअलिटी एंटीसीडेंट्स नहीं है, वो कॉम्प्लीमेंट्री हैं एक दूसरे के। ऐसा नहीं, जो हमें अगर ये लगता है कि वो दोनों एक दूसरे से अलग हैं, पर ऐसा नहीं है। अगर सिंसेरिटी होगी तो पंक्चुअलिटी भी अपने आप आ जाएगी। तो इसीलिए मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन मैंने इस तरीके से एड्रेस किया, तो उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि नहीं, एक चीज़ चूज़ ही कीजिए, सिंसेरिटी या पंक्चुअलिटी।
तो उस टाइम पे मैंने सिंसेरिटी बोला, तो उन्होंने कहा कि फिर सिंसेरिटी क्यों बोला, तो मैंने वही कहा कि सर सिंसेरिटी अगर आ गई एक बार तो पंक्चुअलिटी आ जाएगी। तो उन्होंने मुझसे कहा कि तो आप इतना घुमा क्यों रहे थे, आप पहले बार में ही बोल देते कि आपको सिंसेरिटी चाहिए। तो फिर तब मैंने कहा कि सर फिर मैं डिफेंड नहीं कर पाती कि आखिर पंक्चुअलिटी और सिंसेरिटी एक क्यों है, वो कॉम्प्लीमेंट्री क्यों है। तो मुझे लगता है कि उस टाइम पे जो दूसरे पैनल में दूसरे सर बैठे थे वो भी मेरी इस बात से काफ़ी एग्री किया और उन्होंने मेरा स्टेटमेंट कंप्लीट किया इवन कि जो इंटरव्यू है वो, क्योंकि इंटरव्यू भी कभी नहीं लिखा होता, अगर आप नोटिफिकेशन देखेंगे तो उसमें पर्सनैलिटी टेस्ट लिखा होता है। वो आपकी पर्सनैलिटी टेस्ट करना चाहते हैं, आपकी नॉलेज नहीं। नॉलेज तो ऑलरेडी वो आपके मेंस और प्री में चेक कर ही चुके हैं और मेंस में आपके जितने मार्क्स आए हैं वही आखिर में उनका ज़्यादा वेटेज है, तो नॉलेज तो वहीं टेस्ट हो चुकी है। तो अपनी पर्सनालिटी, कॉन्फिडेंस रखिए, जो एनालिटिकल क्वेश्चंस वो आपसे पूछने वाले हैं उन्हें अच्छी तरीके से उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए और उन्हें अप्रोच कीजिए। अगर आपको नहीं भी कोई क्वेश्चन आते हैं फैक्चुअल, तो आप बस रिस्पेक्टफुली पोलाइटली डिक्लाइन, मतलब यू कैन से कि नहीं आता है सर, मुझे सॉरी, मैं बाद में इसके बारे में पढ़ूंगा या पढ़ूंगी। सर जो डैफ होता है, डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, उसमें एक बहुत ही ज़रूरी होता है कि आप अपनी हॉबीज़ और अपने को करिकुलर एक्टिविटीज़ जो हैं उसको, बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप ऐसी कोई हॉबीज़ दे रहे हैं जो कि आपने किसी और से देख ली और आपको लगा कि ये एक अच्छा इंप्रेशन क्रिएट करेगी। आपको वही हॉबीज़ या वही को करिकुलर एक्टिविटीज़ उसमें मेंशन करनी चाहिए जो कि सच में आपकी अपनी है, क्योंकि वो उससे भी आपसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो वहाँ पे फिर आप अगर नहीं बता पाएंगे तो वो एक बहुत ही गलत इमेज आपकी पोर्ट्रे होगी। तो इसीलिए मैं यही कहूँगी कि अपना बिल्कुल जो आपका डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म है वो आप बिल्कुल सही जेन्युइन ही भरिए। मैं हमेशा जब मेरी प्रिपरेशन के थ्रू मैंने अपने बेड के पास एक स्टिकी नोट लगाया था जिसमें मैंने लिखा था कि मेक इट अ रूल नेवर टू स्लीप एट नाइट विदाउट बीइंग एबल टू से that I have at least made one person a little wiser, a little better, a little happier। तो इस प्रिपरेशन के दौरान वो एक पर्सन मैं ही थी और हर दिन मैं बस यही कोशिश करती थी कि अपने आप को थोड़ा और वाइज़र, थोड़ा और बेटर और थोड़ा और हैप्पियर बना सकूं। तो मैं बस यही चाहती हूँ, यही बोलना चाहती हूँ सभी व्यूअर्स से, सभी कैंडिडेट्स से कि खुद को इवॉल्व कीजिए। आपको कंपटीशन आप अगर खुद से रखेंगे तभी ना सिर्फ अपने पोटेंशियल को रीच कर पाएंगे बल्कि उससे ब्रीच भी कर पाएंगे और आगे बढ़ सकेंगे। ये जो प्रिपरेशन है वो है ही कॉन्स्टेंटली इवॉल्व करने का, तभी सक्सेस आपको तभी मिल पाएगी और आप बाकी सब लोगों से भी अपने आप बेहतर होते जाएंगे।